नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2010 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में, तो 6000 युवाओं की नियुक्ति की गई थी नेशनल यूथ कॉर्प्स के अंतर्गत। इसका मकसद था कि जो भी सरकारी स्कीमें हैं उनके बारे में जानकारी, अवेयरनेस फैलाने के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी कि जम्मू कश्मीर के जो भी दूर दराज के इलाके हैं वहां पे सरकारी स्कीमों की जानकारी दी जाएगी। लेकिन 2 साल बाद ही जो है इनकी जो नियुक्ति है उसको रद्द तो नहीं किया गया, इनसे काम लेते रहे, लेकिन केवल जो 2500 रुपये महीना इनको दिए जाते थे वो भी बंद कर दिए गए। लेकिन 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत ने जाते जाते एक ऑर्डर निकाला कि इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाया जाएगा। लेकिन जब 2014 के बाद बीजेपी हुकूमत यहां पे आती है पीडीपी के साथ, तो इनको ये बताया जाता है कि वो ऑर्डर फेक था, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्लियरेंस ही नहीं थी। उसके बाद 2018 में एसआरओ 520 के तहत इनसे वादा किया जाता है कि इनको जो अलग अलग सरकारी विभाग हैं वहां पे इनकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इनकी नियुक्ति तो हो गई, लेकिन इनको अभी भी 2500 रुपये महीना ही दिया जाता है। एक रेगुलर जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉय काम करता है वही काम ये भी करते हैं, लेकिन इनके साथ भेदभाव होता है। अब आज स्टूडियो में हम इनका मुद्दा उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील राजपूत हैं नेशनल यूथ कॉर्प्स से, और रशपाल राजपूत हैं। आप दोनों का स्वागत है वक्त इंडिया के स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले ये बताएं कि आपको 2500 महीना, जो कि एक मजाक लगता है, आपको लगाया गया था, उस वक्त क्या आपको यकीन दहानी दिलाई गई थी? क्या आपसे वादे किए गए थे 2010 में जब आपकी नियुक्ति की गई थी? वो मकसद क्या था इसके पीछे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा मुद्दा सरकार के सामने रखने के लिए, जम्मू कश्मीर के सामने रखने के लिए आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। सर, मैं बताना चाहूँगा, आज से 10 साल पहले जब हम अपने कॉलेज स्कूल्स में पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, स्टडीज कर रहे थे जी, हमें एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में लगाया गया जी। हमें ये आश्वासन दिया गया कि हमने जम्मू कश्मीर के यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिया है, जिसमें खुद हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में आकर खुद कहते हैं कि हमने 6000 यूथ को हमने एम्प्लॉयमेंट्स दिया है जी। तो सर, हम उसी उम्मीद पे लगे थे कि हमें शायद यहाँ फ्यूचर हमारा सिक्योर होगा। लेकिन मैं आपको सर बताना चाहूंगा कि 2500 जो उस वक्त मिलता था, ठीक है, आज भी हम उसी की वही लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं सर जी। आज देख रहे हैं सर आप, ईद है, रक्षाबंधन है जी, कितने माहौल है, घर में कितनी जिम्मेवारियां हैं, और एक यूथ जो पूरे घर की, पूरे परिवार की एक जिम्मेदारी होता है, ठीक है, वो एक बैकबोन है पूरे परिवार की। आप सोचिए कि 2500 पे सरवाइव करना एक मात्र उसके लिए मजाक है जी, उसके लिए बर्डन है। वो कैसे सरवाइव करेगा, गवर्नमेंट ने खुद सोचना चाहिए, बल्कि ऐसी स्कीमें ही ना लानी चाहिए जिससे यूथ का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो हमें सुनील, अभी कोविड-19 के चलते भी हमने देखा है ज्यादातर जो है क्वारंटाइन सेंटर में नेशनल यूथ कॉर्प्स के जो एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि आपके साथी हैं, आपको वो लगाया गया है, टेस्टिंग में आपको लगाया गया है, क्वारंटाइन सेंटर में आपको लगाया गया है। कितने आपके जो यूथ हैं इससे प्रभावित हुए हैं, कितने कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं, और फिर भी आपको 2500 महीना दिया जाता है? ये एक तरह से मजाक लगता है आपको? सर, जब से हमें 520 एसआरओ में लगाया गया जी, हमने ये मुद्दा सरकार के सामने रखा, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार थी, हमने उनके सामने रखा कि ये हमें 520 एसआरओ ये हमें गवारा ही नहीं है, इसमें हमारा फ्यूचर ही नहीं है जी। सर, आप सोच सकते हैं, एक पढ़ा लिखा मेरिट बेसिस चुना हुआ एक यूथ है, आप उसको एक लिबरल कैटेगरी में डालेंगे, आप सोचिए उसका भविष्य कब बनेगा जी? कब वो अपने फैमिली के साथ एक सर्वाइव करेगा, कब अपने फ्यूचर के साथ चलेगा वो? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमें सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम आपका मसला हल करेंगे, हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, अब चल रहे हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हम आपका मसला हल करेंगे। इसी उम्मीद पे आज हमारा यूथ एनवाईसी जो 6000 डिफरेंट डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर के कोने कोने पे आज काम कर रहा है जी। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, यही उम्मीद लेके चल रहा है कि शायद सरकार जो पीछे हुआ है आज ये हमारा वो फैसला करे। लेकिन आज मैं हमारे जो भाई, हमारे साथी एनवाईसी
डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट डिफरेंट विभागों में काम कर रहे हैं इसी उम्मीद पे, एक रेगुलर एम्प्लॉइज की तरह। सर जितने भी ट्रांसिट सेंटर्स हैं सैंपलिंग के लिए, सर कोविड के जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं, डिप्टी कमिश्नर के जितने भी सेंटर्स हैं, फिर जहां पे हमारे एयरपोर्ट हैं, वहां पे रेलवे स्टेशन हैं, लखनपुर में हमारे 100 एनवाईसीज को डिप्लॉयड किया गया सर जी। तो हमारे जो साथी हैं जो काम कर रहे हैं सर, आप ना उनका इंश्योरेंस है जी सर, वो इंश्योरेंस तक नहीं है, पीपी किट तक नहीं दी जा रही, उनको सामान नहीं सेफ्टी का दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने काम ना करने से कभी पीछे नहीं हटे, काम कर रहे हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, और जिसका सबूत जी हमारे डिप्टी कमिश्नर सब उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे पास वो सबूत हैं सर जी, खुद हमारे डिप्टी कमिश्नर सर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सामने आकर कह रहा है कि एनवाईसीज एक ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, बल्कि दिन रात काम कर रहे हैं जी। फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर एनवाईसीज सब मुलाजमों की तरह बल्कि बेहतर काम कर रहे हैं, फिर उनसे भेदभाव क्यों किया जा रहा है? फिर उनको 10 साल से आश्वासन 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 ही क्यों मिल रहे हैं? उनके फ्यूचर के लिए कोई क्यों नहीं सोच रहा? आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं इनको। हालांकि कोविड-19 के चलते भी कितने जो एनवाईसी यूथ हैं वो ऐसे सैंपलिंग सेंटर्स के ऊपर, क्वारंटाइन सेंटर के ऊपर जो है उनकी तैनाती की गई है। तो ना फाइनेंशियल जो है सिक्योरिटी है, और अगर कुछ हो जाता है, जैसे पॉजिटिव कई निकले हैं, पुलिस वाले भी निकले हैं, डॉक्टर भी निकले हैं जिनकी ड्यूटी लगती है क्वारंटाइन में, उनको भी खतरा बना होता है कि वो उनको कहीं ना कहीं ये संक्रमण ना हो जाए। तो ऐसे में आपका कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इंश्योरेंस या ऐसा कुछ आपसे यकीन दिलाया गया है, वादा किया गया है कि अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसको जो है सरकार जो है उसका खर्चा उठाएगी? कुछ इस तरह से आपको आश्वासन दिया गया? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मुद्दा हमने सरकार के समक्ष रखा है सारा जी, कि ये जो जूथ आपके साथ काम कर रहा है कि इनके फ्यूचर के बारे में सोचना भी आपका फर्ज है। अगर आप इनसे ड्यूटीज ले रहे हैं, सर आपको बता रहा हूं मैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम काम कर रहे हैं जी। आज हमारे जो पढ़े लिखे जूथ हैं जी, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट में मेरिट बेसिस चुना हुआ जूथ है जी जी। आज पीएचडी होल्डर है, एमफिल, एमए, एमएड, बीएड, ग्रेजुएट डिग्री होल्डर है, एक्सपीरियंस है, सब डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये बेहतर है, ठीक है। हमने सरकार के सामने रखा कि सर अगर हम आपके साथ लड़ रहे हैं, कम से कम इनके लिए फ्यूचर की कोई पॉलिसी, जो हमारी डिमांड है रेगुलराइजेशन की पॉलिसी दी जाए इनको, ताकि ये आपके साथ अपने तसल्ली के साथ लड़ सकें आपके सामने। इनके लिए जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है सभी मुलाजमों को, क्या इनको भी देना फर्ज नहीं है? लेकिन फिर भी हमारे साथी काम कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले डोडा में हमारे 3-4 साथी आगे, उनके परिवार वाले हमसे पूछते हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं जब आपकी सरकार नहीं सुन रही है? हम कहना चाहेंगे आपके थ्रू सरकार के कि अगर ये बच्चे, हम जूथ आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, इनके बारे में सोचना भी आपका फर्ज है। रशपाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 6000 जो यूथ है जो एनवाईसी के अंतर्गत आते हैं, उनकी फैमिलीज भी होंगी। एक 2500 महीने के जो आपको तनख्वाह मिलती है, उसमें 10 साल घर चलाना कितना मुश्किल था? किस तरह से आपकी फैमिली क्या आपको सपोर्ट करती है, या वो कहती हैं भाई आप घर बैठो, एक तो जान जोखिम में डालते हो, ऊपर से तनख्वाह भी नहीं है? गुड इवनिंग सर। सर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं नेवी में सिलेक्ट हुआ था जी, नेवी में सिलेक्ट हुआ था। यहाँ से नेवी के लिए जाना था 26 जनवरी को, लेकिन मैं नहीं गया जी। मैंने बोला नहीं, मेरे को सिविल जॉब मिली हुई है, मैंने नेवी में नहीं जाना जी। सर तब से लेके 2020 तक 2500 रुपये महीना ले रहे हैं हम, ना तो इससे बड़ा है ना इससे कम हुआ है, और वो भी अगर रेगुलर भी, वो पैटर्न भी रेगुलर नहीं है जी। फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो आएगी, ग्रांट आएगी तो हमें मिलेगा जी। सर 9 महीने, 10 महीने, साल तक हो जाता, हमें 2500 भी मिले हुए जी। अच्छा, नहीं जी, आप इसी यकीन पे अभी तक टिके हुए हैं कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा जैसे एक रेगुलर एम्प्लॉय होता है जो है सरकार का, लेकिन जब इतने साल तक नहीं हुआ तो अब आपको क्या उम्मीद है? घर वालों का क्या कहना है आपके? सर घर वाले तो हमें बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे कि आप जाओ ये काम करो, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं अगर 2500 आपने वहां से लेना है, आप 2500 हमसे लो और घर बैठो। बट सर एक जो मतलब 10 साल मतलब 10 साल एक जगह दे दिया आपने, तो अपना एक यूथ आपने दे दिया है वहां पे, तो आपको उम्मीद है कि आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं सरकार आपकी सुनेगी। लेकिन सुनील, यहाँ पे सवाल ये है कि तमाम तरह के आपसे वादे किए गए,
तमाम तरह से आपको, जब से आप खुद कहा 2014 में एक ऑर्डर भी निकाल दिया गया कि आपको जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाया जाएगा, उसके बारे में बताएं। क्या वो छल, वो कैसे हुआ छल आपके साथ, वो क्यों नहीं आप समझ पाए उसको? सर अब ये सरकार का उस वक्त जो सोचना था, अब पता नहीं क्या समझूं मैं इस बात को, क्योंकि वो भी सरकार थी, हमारे लिए ये भी सरकार है जी। जूथ के लिए चाहे कोई भी सरकार हो, वो एक सरकार है, ठीक है। हमारे लिए सारी सरकारें एक है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक है जी। अगर जूथ के बारे में सबका सोचना एक ही होना चाहिए ना जी। हमें उस सरकार ने कहा कि हम आपको डिप्लॉयमेंट देंगे, हम आपके लिए कैबिनेट में डिसीजन करेंगे। जब उन्होंने कैबिनेट डिसीजन किया, वो सरकार कैबिनेट लास्ट कैबिनेट डिसीजन था, उसके बाद हमने सोचा हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर हो गया है, हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाया गया। लेकिन जब उसके बाद दूसरी सरकार आती है, वो कहती है कि वो कैबिनेट डिसीजन झूठा था। सर हमें ये यकीन नहीं आता कि वो सरकार झूठ बोल रही थी या ये सरकार सच बोल रही है, ठीक है। तो वही एक था कि वक्तन आपको एक उम्मीद जगा के रखी कि आज नहीं तो कल आपका काम हो गया समझो, तो उसी के कारण आप भी लगे रहे कि हमारा काम हो जाएगा, रेगुलराइज हो जाएंगे, एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, एक आप में रहा। लेकिन अब जब 2014 के बाद 2018 में आपने कहा SRO 520 के तहत आपको जो है विभिन्न जो विभाग हैं उनमें लगाया गया, तो काम क्या आपसे लिया जाता है और आपकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई गई? सर मैंने आपको पहले बताया 520 में हम अकेली कैटेगरी हैं जो मतलब कि मेरिट बेसिस चुने गए हैं सर। जी। हम मेरिट डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेरिट निकाला गया था, जिसमें हम ये यूथ, पढ़ा लिखा यूथ आगे आया है। आज ये यूथ जम्मू कश्मीर के कोने कोने में डिफरेंट डिपार्टमेंट में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ रेगुलर एम्प्लॉइज की तरह काम कर रहा है सर। एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले लो, डिप्टी कमिश्नर ले लो, सेक्रेटरीट ले लो सर, हेल्थ ले लो। एजुकेशन में हमारे जो साथी हैं पढ़े लिखे सर, वो जूम में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है सर, आरडीडी डिपार्टमेंट में हमारे जो साथी हैं वो सरकार के साथ मिलकर राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर। हमारे साथी जो आज हैं एयरपोर्ट में लगे हैं सर, रेलवे स्टेशन पे लगे हैं सर, सैंपलिंग के लिए लगे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स में लगे हैं सर, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के वो आज काम कर रहे हैं सर। लेकिन सरकार के साथ है, लेकिन सरकार आज तक हमारा मसला हल नहीं कर पाई है। हमें खुद मतलब अफसोस है, अब सोच में ये हम कि कैसे और कब मसला हमारा हल होगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारी जो स्टेट में इतनी पोस्टें खाली हैं और जो है रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाएगा, 10,000 पोस्टें जो हैं वो जो वैकेंट हैं उनको नियुक्ति की जाएगी। एक तरफ जो 6,000 आप लोग हैं जो पहले से ही एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, 10 साल अलग अलग जो विभाग है वहाँ काम करने का, आपको लगता है एक सोतेला व्यवहार आपके साथ हुआ है? सर मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमने आपको बताया कि 10 साल जो हमने सहा है, हमने ये सारी बात हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं हमारे जीसी मुर्मू जी, फेब 2019 में हमने सारी अपनी जो प्रॉब्लम थी, जो हम फेस कर रहे हैं, हमारा जो मुद्दा था, हमने उनके सामने रखा। तो आपको यकीन दिलाएं कि हमें भी ऐसा लगा कि शायद ये मसला सर हमारा हल करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये कहा, हमें ये आश्वासन दिया और उन्होंने माना कि आप एक अकेली एनवाइसिस एम्प्लॉइज हैं जिनके साथ वाकई ही नाइंसाफी हुई है। आपको मेरिट बेसिस चुनकर आपको ऐसी कैटेगरीज में रखा है जहां पे आपका फ्यूचर नहीं है। और उन्होंने वहां पर जोर देकर हमसे आश्वासन दिया, हमें कहा कि मैं आपके साथ लड़ूंगा, अगर आप मेरे साथ लड़ रहे हो तो मैं भी आपके साथ लड़ूंगा, ये लड़ाई आपकी नहीं हमारी है। और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए जो आप पैटर्न की आपकी जो डिमांड है मैं उसको पूरा करूंगा, और जो आपकी जो सैलरी की इन्हेंसमेंट है मैं करवाऊंगा। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा, वो उस चंद दिनों के बाद कमेटी का गठन हुआ गया। कमेटी का गठन उस दिन हुआ जिस दिन हमारे 202 की कमेटी हुई, गठन हुआ, उस दिन ही हमारी कमेटी का गठन हुआ। आप देख रहे हैं 202 का मसला आज हल कर दिया गया है, लेकिन हमसे भेदभाव है, फिर भी हमारा मसला वहीं का वहीं पड़ा है। वजह क्या है, इसके पीछे क्या लगता है? हम आपके थ्रू यही हमारी सरकार से पूछना चाहेंगे, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे पीएमओ सर डॉक्टर जितेंद्र जी से आपके थ्रू वहीं उनको पूछना चाहेंगे कि सर ये जम्मू कश्मीर का यूथ आज आपसे उम्मीद कर रहा है। ठीक है, आज जम्मू कश्मीर का यूथ हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से उम्मीद कर रहा है। आज ये जम्मू कश्मीर का यूथ हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के, उनसे ये उम्मीद कर रहा है कि जिनके बारे में आप वाकई बोल रहे हो कि जम्मू कश्मीर के यूथ का मुद्दा हम क्लियर करेंगे, फिर ये जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, जो विभिन्न विभागों में अच्छे से काम कर रहा है मेरिट बेसिस, जिनको आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं, जो यूथ है
ये तरक्की का प्रतीक है हमारे भारत का, तो फिर ये यूथ आज सड़कों पे अपनी डिमांड पूरी करने के लिए क्यों दौड़ रहा है सर? 2 महीने आपने हंगर स्ट्राइक पे रहे आप, मुझे याद है। उसके बाद भी कई लोग आपसे मिलने भी आए होंगे। तो आपको लगता है सरकार चेंज होती है लेकिन जो मानसिकता होती है उसमें बदलाव नहीं आता है कहीं ना कहीं? सर हमारी, सही कहा आपने सर, हमने दिल्ली में भी की है। जब 2013 में हमने हंगर स्ट्राइक की थी दिल्ली में जी, तो फिर हमने उसके बाद वहाँ पे सनल में प्रताप पार्क में 2 महीने हमने वहाँ पे की है जी। जहाँ पर हमारे पीडीपी और बीजेपी सरकार में से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्रबू सर आते हैं, वहां पर 2 बार आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका मुद्दा जेन्युइन है और हमारी सरकार आपका मुद्दा ये हल करेगी जी। और हम जरूर करेंगे। हम हमारे प्रधान चीफ सेक्रेटरी हमारी महबूबा जी हैं, उनसे भी मिले हम और उन्होंने भी कहा कि आपका मुद्दा ये जेन्युइन है और हम ये प्रायोरिटी पे क्लियर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमें खुद चीफ मिनिस्टर जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने आपसे वादा किया। हाँ, हमें हमारे यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे निर्मल जी, उन्होंने भी हमें वादा किया। लेकिन कहने का मतलब ये है हमारा, आज तक हम सड़कों पे दौड़ रहे हैं, हमारा मुद्दा वहीं का वहीं है, हमें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं बल्कि हमारा मुद्दा हल नहीं किया जा रहा है। जो हमारी डिमांड है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जो है आपको आज तक आश्वासन ही मिले हैं, आश्वासन के सिवा किसी ने कुछ नहीं दिया है। आपको अभी भी उम्मीद बंधी है या कुछ लोग आप में ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि अब बस उनका जो कैरियर है वो तबाह कर दिया गया है सरकारों की तरफ से? सर आप 10 साल जब हमने सरकार को दे दिए हैं, 10 साल मतलब कि 3650 दिन देने के बाद 1 दशक दे दिया आपने सरकार को। 10 साल एक टाइम है जब हमने इतना अपना क्रीम टाइम दे दिया सरकार को। आज आप सरकार या आप बोलो कि हमें यहां से पीछे हटना, सर वो मौत के बराबर है हमारे लिए जी, क्योंकि हम इस जगह पर, इस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास जी। हमें मेरिट बेसिस तब चुना गया था। अब 10 साल का जो गैप है, आप बोलोगे अब इस यूथ के साथ कंपेयर करोगे, सर वो नाइंसाफी है। बिल्कुल सुनील, मैं यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल ये भी जानना चाहूँगा कि 10 साल पहले जब आपने ज्वाइन किया था 2500 रुपये महीने के ऊपर, उसके बाद 10 साल में कई जो हैं यूथ हैं उनकी शादियाँ भी हो चुकी होंगी। क्या शादियाँ हुई या शादियाँ नहीं हुई इसकी वजह से वो भी हो गई? बिल्कुल सर। सर जब ये हमारी गवर्नमेंट में जॉब लगी तो सब तरफ ये फैला गया, हमें जम्मू कश्मीर के यूथ को एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई है, सरकारी नौकरी मिल गई है, जिसके बिहार पर हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की शादियां हुई। जैसे ही उनका आगे फ्यूचर नहीं दिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा उनकी हुई शादियां टूट गई हैं। अच्छा, शादियां टूट गई होने के बाद टूट गई। उनको ये लगा कि ये 2500 रुपये महीने में घर नहीं चला पाएगा तो फ्यूचर सिक्योर नहीं है बच्चों का। हुई शादियां टूट गई हैं सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कईयों की 2-3 साल शादी होने के बाद सर उनके तलाक हो चुके हैं। सर आप 2500 पे कैसे सरवाइव करेगा वो जो? बिल्कुल बिल्कुल, वो सरवाइव कैसे करेगा जम्मू कश्मीर के इन हालातों में? आप समझ रहे हो सर, ईद है कल परसों जी, हमारे रक्षाबंधन है सर, एक 2500 पे मुलाजिम क्या करेगा सर? वो कैसे सरवाइव करेगा? वो इन हालातों के साथ कैसे लड़ेगा? लेकिन काम आपसे लिया जाता है जैसे एक रेगुलर एम्प्लॉय है, अगर वो 30,000 40,000 रुपए महीने का लेता है, वही काम आप भी करते हो, लेकिन 2500 रुपए महीना जब आपको मिलते हैं तो आपको कैसा एक लगता है कि एक सरकार नाम की चीज लगती है यहाँ पे, दिखती है? सर हम सरकार को यहाँ कुछ कहने नहीं आए कि मतलब हम गलत कहेंगे। सरकार भी हमारा द्वारा, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा चुनी गई है, ये हमारा फैसला है। लेकिन सरकार का ये फर्ज है कि यूथ को एक सही रास्ते पे ले जाए। आप एक तरफ नए पोस्टें निकालेंगे लेकिन वो वाला यूथ जो सड़कों पर है उनका फ्यूचर आप स्क्वायर नहीं करेंगे तो सर वो आप मजाक ही बनेगा एक किस्म जी। तरक्की नहीं होगी, वो ना ही जम्मू कश्मीर की होगी ना भारत की होगी। मैं आपके जरिए, आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को, सबको, पूरे जम्मू कश्मीर की और केंद्र सरकार को यही बताना चाहूंगा, ये जो मेरिट बेसिस चुना हुआ यूथ है, ये इनकी जो एक केवल मात्र एक ही डिमांड है कि हमारा जो पैटर्न है, पैटर्न पॉलिसी, रेगुलेशन पैटर्न पॉलिसी, हमें वो दिया जाए। अच्छा, आपको ये भी विश्वास दिलाया गया था कि आपको आईटी पैटर्न के ऊपर जो है आपको एडजस्टमेंट किया जाएगा, उस स्कीम के तहत लाया जाएगा, कुछ इस दिशा में कुछ काम हो पाया? सर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 2019 फेब में मिले, उसके कुछ दिनों बाद एक कमेटी का गठन किया गया और आपको मैं बताना चाहूंगा उस कमेटी में जो कैटेगरीज थी और वो आरटी टाइप की कैटेगरीज थी, ठीक है, और हमें भी उस कैटेगरी में डाला गया है। आरईटी पैटर्न वाली जितनी भी थी, रेवरे जंगलात है, रेवरे खेल है,
फिर रेवरे ज़रात है, फिर जैसे हमारी एनवाईसीज है, उनको भी उसी में उस कैटेगरी में डाला गया है जी। ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा वो कमेटी की मीटिंग आज तक नहीं हुई है सर। हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आप उनका हाल भी तो अच्छा नहीं है। चाहे आप रेलवे खेल की बात करें, आज भी वो 3,000 रुपए लेते हैं, तो उस कैटेगरी में आपको डाल भी दिया जाएगा, वो भी तो इनजस्टिस है आप लोगों के साथ। वो कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी जो आरटी बेसिस थी जैसे थी जी। उनका सबका जो मुद्दा था उनको एक सिमिलर कैटेगरीज में ढालकर सर एक कमेटी गठन की थी कि इनके लिए एक वन टाइम सॉल्यूशन निकाला जाए, और हम एनवाईसीज भी उसी कैटेगरी में डाले गए हैं ताकि इनका वन टाइम सॉल्यूशन निकले और ये रोड पर बार बार ना आ पाए, इसीलिए वो कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा कि वो कमेटी की मीटिंग ना आज तक हुई है, वो चीफ सेक्रेटरी तक वो मसला है। लेकिन हम आपके जरिए या हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से ये कहना चाहेंगे कि उस जो मीटिंग है, वो जो कमेटी बनाएगी, उस मीटिंग का फैसला जल्द लें ताकि ये जो फ्यूचर है रोडों पर है, जो परेशान है, जो 2500 पे सरवाइव बिल्कुल नहीं कर सकता है, ताकि वो चैन की जिंदगी जी सके। यशपाल, आप क्या चाहेंगे सरकार से? क्या आप, क्योंकि आप सबसे मिले, सभी नेताओं से मिले, बीजेपी के भी जाहिर सी बात है मिले होंगे, उन्होंने भी आपको आश्वासन ही दिया होगा, तो अब तक 10 साल में आपको इतना आश्वासन मिला है कि आश्वासन की कमी कोई नहीं है आपके पास, तो अब आप क्या कहते हैं सरकार को? सर, एक हमें 2014 के बाद सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। एक सरकार जाती है, वो कह के जाएगी कि आपको हमने 6,000 यूथ को रेगुलर कर दिया है। दूसरी सरकार आती है कि वो कहती है कि ये जो रेगुलर हुए ये झूठा है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये फेक है, सिर्फ सरकार बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। जी। हमें ये नहीं समझ आता कि वो जो पीछे गई सरकार वो सच्ची है या जो आगे है वो सच्ची है। बिल्कुल, जैसे जम्मू कश्मीर बैंक के साथ भी हुआ, जो जिन्होंने वो उसमें जिन्होंने इंटरव्यू तक दिए थे, तो ये कहा गया बाद में कि ये जो है पीछे जो सरकारों ने किया वो सब गलत था, जो है नए सिरे से जो है वो उन कामों की किया जाएगा। लेकिन धोखा आपके साथ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, विश्वासघात किया गया है हर सरकार ने, क्योंकि 2.5 साल बीजेपी और पीडीपी को भी मौका मिला यहाँ पे, और उसके बाद जो है यहाँ पे गवर्नर थे, जब यूटी बन गई 370 टूट गई, उसके बाद जो है एलजी यहाँ पे आए, काफ़ी उम्मीदें थी उनसे। तो आज जो हालात हैं, क्योंकि आज की स्थिति में 10 साल आपको बीत गए, मैं अंत में चलते चलते पहले सुनील आपसे जानना चाहूँगा, आज एनवाईसी यूथ क्या सोचता है, सरकार के आगे क्या अल्टीमेटम रखता है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा आपका? सर, मैं आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए मैं अपनी सरकार से, जम्मू कश्मीर की सरकार से, केंद्र सरकार से, जी, हमारे केंद्र सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री व पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र जी से, जी, क्योंकि उनसे भी हम बड़ी बार मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपका ये मुद्दा प्रायोरिटी पे ठीक हल करूंगा, आपका जो पैटर्न पॉलिसी का ये मुद्दा है, आपका इन्हेंसमेंट का मुद्दा है, मैं हल करूंगा। और हमारी उनसे बात भी हुई है और उन्होंने भी माना कि ये गलत है, आपके साथ गलत हुआ है, और हमारी सरकार जम्मू कश्मीर की और वहाँ पे केंद्र सरकार ये आपके मसले को हल करेगी। फिर हम आपको आपके जरिए सर, हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिनसे हम मिले थे, उनसे हमें उम्मीदें हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में सर, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सर मैं चाहूँगा कि वो एनवाईसीज का मुद्दा जो लॉन्ग पेंडिंग मुद्दा है, उस मुद्दे को हल करें। हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब दिन रात लगे हैं सर, हालात हम समझते हैं जम्मू कश्मीर में ये जो महामारी के हालात हैं इस सब के लिए, लेकिन अगर हम उन हालातों में लड़ रहे हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, तो सरकार का फर्ज है कि जो हमारे साथ लड़कर इस हालातों में लड़ रहा है, तो हमारा फर्ज है इन बच्चों का, इन यूथ का मसला हल किया जाए। हरपाल, आप जाते जाते क्या कहेंगे सरकार से? सर, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मुद्दा है वो प्रायोरिटी पे रखा जाए। हम नहीं कहते आपके पास इतने इतने पढ़े लिखे IAS KS ऑफिसर हैं सर, पहले तो ये कि जो 520 इन्होंने निकाला है 520 के अंतर्गत हमें लाया गया है, मैं कहता हूँ पहले वही पढ़ा जाए जी सर। उसमें आप मतलब ना तो उसका सिर है ना उसका कोई पैर है, मतलब समझ ही नहीं आती कि ये क्या बनाया हुआ, किसके थ्रू ये बनाया हुआ, उसकी आज तक ना तो वो मतलब समझ आई है किसी को, ना ही मतलब बड़े बड़े आए पर उसको कोई समझ नहीं पाया। हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि प्लीज हमारा जो मुद्दा वो प्रायोरिटी पर रख के देखा जाए। हमारे जो सीनियर्स हैं, जैसे मैं डीवाईसओ ऑफिस में काम करता हूँ, डीवाईसओ ऑफिस, वहां जाके उनसे पता किया जाए कि ये बच्चे कैसा काम कर रहे हैं। जी
सर पूरे ऑफिस में सिर्फ हमारे नाम ही लेते हैं कि इनसे वो काम करवाओ, उनको बुलाओ। सर जैसे रेगुलर काम करते हैं वैसे ही हम काम कर रहे हैं जी। उनकी सैलरी हमसे डबल ट्रिपल मतलब सोच भी नहीं सकते जी, बिल्कुल, उस लेवल बिल्कुल, पे है। बिल्कुल। हमारी सैलरी उससे कम है जी। पर हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। जी सर आप खुद सोचो कि क्या ये जो हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो फेयर है या अनफेयर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने अपनी बात रखी। तो आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं जो इनका दुख और दर्द है। पिछले 10 साल से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे और दूसरे से तीसरे पे, लेकिन मिला इनको आज तक आश्वासन पे आश्वासन ही है। अब ये कहते हैं कि अब इनका जो एक कहते हैं संयम वो भी टूटने को आ गया है और सरकार समय रहते जो है इनका जो मसला है उसको हल करे, नहीं तो आने वाले दिनों में इनका कहना है कि ये वापस सड़कों पर आ सकते हैं, क्योंकि 10 साल हो गए हैं और 2500 रुपये इनको दिए जाते हैं, बल्कि जबकि काम इनसे जो है एक रेगुलर एम्प्लॉय का लिया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए वक्त इंडिया।